jeans or your pants. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगले सब लोग हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? ओके, nobody was responding to good morning except अनुष्का। ओके, तो इसलिए मेरे को लगा आवाज ही नहीं आ रही आज, या फिर सब लोग बिजी है कहीं और। ओके, तो क्या चल रहा था? हम लोग क्या कर रहे थे कल? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अच्छा, ये स्टार्ट करने वाले थे आई गेस ना? हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस तक किया था। ओके ओके ओके, चलिए बढ़िया। ओके, अभी तक वाली चीजें समझ में आई जो भी किया हम लोगों ने? मेरे ख्याल से कुछ लोग नहीं थे कल इनमें से, आ रही हैं तो चलिए बढ़िया। तो बढ़ते हैं आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, कौन से होते हैं ये? दीज वर्ड्स, माई सेल्फ, ourselves, himself, ठीक है, etc. These are called reflexive nouns। ये क्या करते हैं? They reflect the action back onto the subject. They reflect the action back onto the subject। ये क्या करते हैं? एक्शन को सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? चलो देखते हैं।
अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आई हर्ड, तो वर्ड लिखता हूं, ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, आई हर्ड, क्या मतलब हुआ इसका? आई हर्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पे? मैंने हर्ट किया। मैंने हर्ट किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब। आपको पता है कि आपने जैसे मैंने बोला मैंने हर्ट किया, तो ये एक्शन तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक मैं इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाता। कंप्लीट नहीं होगा का मतलब है कि अगर हर्ट किया है तो यानी कि एक्शन कंप्लीट हुआ होगा, तो कोई हर्ट हुआ होगा, ठीक है। तो जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे पता नहीं चलेगा। और जब कभी ऐसा होता है कि आप किसी और की जगह भी बता दो ये काम आपने खुद के अपने ऊपर किया, आपने खुद को हर्ट कर लिया, जैसे आप कुछ काम कर रहे थे आपके खुद से चोट लग गई, तब हम बोलते हैं आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है। तो ये क्या करता है कि एक्शन को, यानी कि जो आपने एक्शन किया इसको रिफ्लेक्ट करता है वापस से सब्जेक्ट की तरफ। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव नाउन, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है वापस सब्जेक्ट की तरफ। साथ ही साथ अगर आप देखो तो ये इस वर्ब के ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे दे रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक ऑन टू द सब्जेक्ट, यानी कि एक्शन को सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करने का काम तो करते ही हैं, साथ ही में क्या करते हैं, ये इस वर्ब के ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। एंड ऑल्सो एक्ट, थोड़ा सही से लिखा जा सकता है, यस मेरे ख्याल से, एंड ऑल्सो एक्ट एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी जो भी वर्ब वहां पे दिया हुआ है इसके ऑब्जेक्ट का भी काम करेंगे, ठीक है। तो क्या इसके दो काम होते हैं, एक तो वही कि आप ऑब्जेक्ट की जगह लगाते हो जहां पे आपने कोई भी काम अपने ऊपर किया होता है, यानी कि जब आप एक्शन कर रहे हो और जिसका इफेक्ट आपके ऊपर ही है उसे बोला जाता है रिफ्लेक्सिव नाउन इन वर्ड्स को, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं वर्ब के, और साथ ही साथ एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जैसे और एग्जांपल समझते हैं। हाँ जी बोलिए। सर रिपीट कर देना, थोड़ा नेट इशू था। ओके, रिफ्लेक्शन प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव नाउन्स क्या काम करते हैं, ये देखिए सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है, जो भी वर्ब किया है, ठीक है, अगर आप वो, अच्छा चलो ठीक है, मैं एक चीज और बताता हूँ इससे पहले, देन मैं एक्सप्लेन करूंगा भी पूरा। चलो पहले बताता हूँ, ये क्या करते हैं, जो भी एक्शन किया है इसे रिफ्लेक्ट करते हैं सब्जेक्ट की तरफ, यानी कि रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, यानी कोई भी आप एक्शन कर रहे हो जो किसी और के ऊपर नहीं अपने ऊपर ही कर रहे हो, ठीक है, आपने हर्ट किया लेकिन सामने वाले को नहीं, खुद को, तो आप इसका यूज करते हो माई सेल्फ का, जो बताता है कि आपने एक्शन अपने ऊपर ही किया। तो ये क्या करता है, ये एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, इट रिफ्लेक्ट्स द एक्शन, ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है ना। दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ओके। अब देखो जरा, दो तरीके के वर्ब होते हैं, ठीक है। एक ऐसा होता है कि जो अगर आप कर रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि आप खुद कर रहे हो या फिर आपने किसी और के ऊपर किया, जैसे आई हर्ट, ठीक है। दिस एक्शन जो आपने ये किया है, तो अभी पता चल रहा है कि अभी इससे पता नहीं चल रहा जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे कि एक्शन आपने खुद किया, मतलब हर्ट आप हुए या कोई और हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद पता चलेगा। एक होता है आई लाफ्ड, ठीक है, आई लाफ्ड। तो क्या इसका मीनिंग कंप्लीट है ना, कि कौन हंसा, इसमें कोई डाउट किसी को? यस सर, ये तो कंप्लीट है। ये तो कंप्लीट है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक्चुअल में दो तरीके के वर्ड्स होते हैं, दो तरीके के जो वर्ब होते हैं, वर्ब बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी दो समझते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। देखो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे हमें पता चल जा रहा है और यहाँ पे पता नहीं चला, इन वर्ब्स की क्वालिटी होती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके का होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट शुड कम, तभी उसका मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है, कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा रहे हो तो इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तब उससे मीनिंग क्लियर होगा। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लगभग इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, तब ऑब्जेक्ट आता है। जो डायरेक्ट वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो लेता है, ठीक है, दे आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड दीस आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। तो कभी कभी बात को एक्सप्लेन करने के लिए ये जरूरी होता है कि आप ऑब्जेक्ट लगाओ, तभी समझ में आएगा एक्शन कौन कर रहा है, ठीक है। जैसे ही किल्ड,
आप कितनी भी कोशिश कर लोगे, आप जब तक ऑब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो पता नहीं चलेगा उसने किसको मारा, ठीक है। और बस यहीं पे हम क्या करते हैं, हिमसेल्फ लगाते हैं ये बताने के लिए कि उसने खुद को मारा। तो ये जो वर्ड्स होते हैं दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। या तो आप यहाँ पे किसी और का ऑब्जेक्ट लगा दोगे, ठीक है, ही किल्ड किसी और को उसने मारा तो, लेकिन अगर उसने खुद को मारा है तो ही किल्ड हिमसेल्फ, ठीक है। ओके, आई लाफ्ड। अब देखो, अब लाफ के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। अब क्या बोलोगे, आई लाफ्ड एट हिम, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर आप ऐसे बोलना है कि मैं खुद पे हंसा तो क्या बोलोगे, आई लाफ्ड एट माई सेल्फ। समझ में आया या नहीं आया वाली चीज, मतलब कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि मैं खुद के ऊपर हंसा, तो ये खुद के लिए जो यूज करते हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह पे, ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव नाउन। लेकिन मोस्टली रिफ्लेक्सिव नाउन का ये कहा जाता है कि दे कम इन ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब में यूज किए ही जाते हैं, ठीक है। तो इन ट्रांसिटिव वर्ब आपका ऐसे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप कोई भी एक्शन कर रहे हो, आई लाफ्ड, समझ में आया, आप खुद हंसे, एक्शन कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक है। आई रैन, ठीक है, आई रैन, मैं दौड़ा, ठीक है। अब इसके आगे अगर आप ऑब्जेक्ट लगाओगे तो आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, तब ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ में ये जरूरी होता है। मैं अब एक वर्ड लिखता हूँ, फिर 2 सेंटेंस लिखता हूँ मैं। I enjoyed the party. I enjoyed at the party. Okay, मेरे को सब लोग बताओ कि कौन सा सही है। These are 2 sentences. कौन सा सही है, दोनों सही है, कोई एक सही है, या क्या है इसके अंदर? सब मतलब सब लोग जितने भी हैं यहाँ पे। सर आई एंजॉयड द पार्टी भी बोल देते हैं, लग तो दोनों ही सही रहे हैं। लग तो दोनों ही सही रहे हैं। दोनों में से सर सेकंड ज्यादा अप्रोप्रिएट अभी लग जो रहा आपने बताया हिसाब से तो ठीक है। सेकंड सही है, लेकिन मैंने लग क्या- दोनों सही रहा। मैंने क्या बताया किस हिसाब से? आई एंजॉयड द पार्टी, हाँ हाँ, तो मैंने पार्टी को एंजॉय किया। आई बिल्कुल। एंजॉयड एट द पार्टी, मैंने पार्टी में एंजॉय किया। नहीं एंजॉय ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी और लोग हैं, सब लोग बताओ, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, बात करो, बताओ मेरे को कि समझ में आया नहीं आया, यहाँ पे कौन सा सही लग रहा है। आई जस्ट वांट टू नो एवरीबॉडीज ओपिनियन। सुशांत ने बता दिया। सर एक्चुअली आई एंजॉयड एक्चुअली सेंटेंस कंप्लीट भी है, तो ये इन ट्रांसिटिव में आता है। तो इन ट्रांसिटिव में अगर अच्छा, फिर देखो यूज के हिसाब से नहीं होता कि आप सेंटेंस जब बना रहे हो, जैसे आपने सेंटेंस लिख लिया उससे पता नहीं चलेगा ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, ठीक है। चलो ठीक है, ज्यादातर लोगों को दोनों सही लग रहे हैं, और कुछ लोगों को ऐसा है कि सेकंड ठीक है, कुछ को फर्स्ट सही लग रहा है। अब मैं बताता हूँ क्या होता है, देखो, ठीक है। कौशल, शुभम, अनमोल, निरंजन, ठीक है, बोथ। देखो क्या है, हम लोग जब बात करते हैं ना आपस में, जैसे हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कुछ भी नॉर्मल कन्वर्सेशन में हम बोल सकते हैं एंजॉयड एट द पार्टी, ठीक है, ये हमारी समझ में आ जाता है क्योंकि हमने आपस में बोला है इस तरीके से। नाउ आई टेल यू कि दैट एंजॉय जो वर्ब है, मुझे जो वर्ब है हमारा, दिस इज ट्रांजिटिव, ठीक है। और ट्रांजिटिव का मतलब क्या होगा कि इट शुड टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ एंजॉय, ठीक है। अब इस वाले पहले सेंटेंस को देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। आई एंजॉयड द पार्टी, आई एंजॉयड एट द पार्टी, यहां पे स्ट्रक्चर इसका गलत हो जाता है, ठीक है। आई एंजॉयड एट द पार्टी से समझ में नहीं आ रहा, मैंने पार्टी में एंजॉय किया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अगर आप ऐसे बोले ना, मैं आपने खुद एंजॉय किया, आपको मजा आया वहां पे, एंड यू आर नॉट मेंशनिंग एनी ऑब्जेक्ट, जैसे ऐसा ना कि आई एंजॉयड द फूड एट द पार्टी, तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है एंजॉय का, एंजॉय मैंने बताया कैसा है, ट्रांसिटिव है, तो इट शुड टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है। और ऐसी जगह जब ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है तो हम क्या लिखते हैं, सुना भी होगा, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, तो ये वाला सेंटेंस गलत होगा,
ठीक है, तो नीचे वाला सेंटेंस अब जाके सही हुआ। इस पे क्वेश्चन भी, जैसे अगर इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है, मैं बताता हूँ किस तरीके से। इस तरीके से था कुछ, आई गेस, मतलब सिंपल छोटा सा सेंटेंस था, आई एंजॉयड thoroughly at the party. I enjoyed thoroughly at the party and last में no error हुई। ठीक है, अब देखो जरा इसमें thoroughly क्या है यहाँ पे, बताइए जरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से thoroughly क्या है यहाँ पे? एडवर्ब। समझ आ रहा है सबको कि ये एडवर्ब है? बाकी लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो, वर्ब, ठीक है, उसने कैसे एंजॉय किया, ऐसे एंजॉय किया, थॉरली, इंटेंसली एंजॉय किया, बहुत मजे से, खूब ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। अब इसमें हम क्या लगाते हैं, देखो यार एडवर्ब है ये, दिस इज नॉट एन, लेकिन एडवर्ब ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करेगा, तो स्टिल यू नीड एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी एरर क्या आया था, ये क्वेश्चन जब पूछा गया, आई एंजॉयड थॉरली एट द पार्टी, क्या एंजॉय किया तब भी पता नहीं चला, तो आई एंजॉयड myself thoroughly at the party। तो enjoy वो वर्ब है जिसके साथ आपको ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लगाना है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको जरूरत ही नहीं पड़ती किसी के बताने की। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, he introduced to the chairman as the General Secretary of the party। लास्ट में नोरे लिख दिया हमने ऐसे। तो अगर ये क्वेश्चन है जैसे, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें हमने केवल अपनी यूजेज के अकॉर्डिंग ही सीख लिया है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, क्या होगा, टू नहीं आएगा, ओके गाइस गिव मी द मोस्ट लॉजिकल थिंग। तो शायद देखो क्या होगा ना, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूंगा, यस 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 यस, सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों की समझ में आ रहा है कि टू आएगा। बाकी कुछ लोग जो बोल नहीं रहे हैं वो इधर देखो जरा, ये क्या हो रहा है। ही इंट्रोड्यूस्ड, देखो सुशांत, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूंगा ना, ही इंट्रोड्यूस्ड द चेयरमैन, अगर यहाँ से टू हटा देता हूँ मैं, ठीक है, लेट मी जस्ट मूव टू, ठीक है, अगर मैं बोलूँ ही इंट्रोड्यूस्ड द चेयरमैन, तो ऐसा लग रहा है उसने चेयरमैन को इंट्रोड्यूस करवाया ये कह के कि वो जनरल सेक्रेटरी है पार्टी का, यानी चेयरमैन को ये कह के इंट्रोड्यूस करवाया कि चेयरमैन क्या है, जनरल सेक्रेटरी, वो चेयरमैन नहीं है, जनरल सेक्रेटरी है, ऐसा। ठीक है, तो इतना चीजें ऐसी क्यों बोलेंगे हम लोग, समझ आ रहा है ना, कि वो इस तरीके का बोलेगा जब आप ऐसे बोलते हो, आई इंट्रोड्यूस्ड माय फ्रेंड टू द क्लास, ऐसा वाला कुछ। ठीक है, यस, तो ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन को ये क्या इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि उसने खुद को इंट्रोड्यूस कराया। पहला जो मीनिंग यहाँ पे आ रहा है वो ये है कि उसने चेयरमैन के सामने इंट्रोड्यूस किया खुद को एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या लगाएंगे जब भी सेंटेंस एग्जाम में मिलता है, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ to the chairman as the general secretary of the party। और आप इस चीज को मिस कर रहे हो, जैसे एंजॉय ना, आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे सब लोग एक दूसरे से कब बोलते हैं, मूवीज में बोलते हैं यार। मूवीज में ऐसा देखा है ना कि जब पार्टी चल रही होती है, देयर इज अ पार्टी, देयर आर गेस्ट और होस्ट है भी, ठीक है, सब मिले हैं और कोई किसी से मिलता है, जैसे गेस्ट आया होस्ट के पास, कैसा चल रहा है, सब कुछ पूछा, उसके बाद जाते समय एंजॉय योरसेल्फ, आप रेस्टोरेंट में गए, एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय डिनर, तो एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय डिनर, ये सबको हमेशा बोला ही जाता है ना, एंजॉय योरसेल्फ। ज्यादा लोग हैं तो एंजॉय योरसेल्फ ही बोल लेते हैं, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। सुना है ना एंजॉय के साथ में हमेशा ये, ठीक है, देखो हमारे कहना, हम लोग नॉर्मली इस वर्ब को हिंदी में भी यूज कर लेते हैं, तो हमारा केवल एंजॉय अगर बोले तो भी चल जाता है, ठीक है, एंजॉय किया वहां पे, हाँ किया, बिल्कुल, तो भी ज्यादा से हमें पता नहीं चलता, वहां पे बहुत एंजॉय किया मैंने, ठीक है। तो इस वर्ब से जो हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं, उसे हिंदी में भी बोलते समय और अपनी नॉर्मल भाषा में, तो वो अपना मीनिंग उस तरीके का खो देता है कि इट शुड बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो चीज इसलिए हमें ऐसा लग रहा होता है, जैसे यहाँ पे ये वाला सेंटेंस दिखा था हम लोगों ने कि यार दोनों सही लग रहे थे हमें, आई एंजॉयड एट द पार्टी भी सही लग रहा है और आई एंजॉयड द पार्टी भी ठीक लग रहा है, लेकिन वी नो दैट कि इसके बाद क्या आना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लगाते हो, अगर आपने खुद एंजॉय किया है,
या फिर सामने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब बताइए मेरे को कि क्या चीज समझ में नहीं आई, तब आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी बता दो। यस Sir, there are some cases like where objects are missing. Sir, मान लीजिए कोई सेंटेंस हम लोग बोलते हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट हम लोग मेंशन नहीं करते, ऐसा भी होता है। तो जैसे कहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं करते? बस जैसे जैसे सर हम लोग जैसे बात करते हैं इंग्लिश में, मैं आई एंजॉयड द मोस्ट, आई एंजॉयड द मोस्ट। हाँ, तो सर जैसे हम लोग ऐसे जब बात करते टाइम यूज करते हो तो गलत रहेगा ना सर? हाँ नहीं, बात करते टाइम इट्स फाइन यार, बात करते टाइम सब कुछ चलता है। बात करते टाइम तो आप ये भी बोलते हो, क्या कहते हैं, आई एम सो हैप्पी, बोलते हैं ना हम लोग ऐसे। मैं के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, एक जनरल एग्जांपल जो सब बहुत ज्यादा बोला जाता है, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हंग्री, आई एम सो व्हाट। ठीक है, ये वाली सारी चीजें बोलते हैं हम लोग बात करते हैं। बात करने का अलग, ये बिल्कुल अलग ही चीज है। ठीक है, तो गलत तो ये भी होता है, गलत हमारा वो भी होता है। क्या होता है एग्जाम में सर, डायरेक्ट ऐसा सेंटेंस आ जाता है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, जो रेगुलर एग्जैक्ट। ये देखो एग्जाम इसीलिए इसी तरीके से बनता है। हाँ, वो इसी तरीके से बनता है, उन्हें पता है कि भाई क्या चीज ज्यादा यूज की जाती है। ऑप्शंस भी कई बार इतने प्रेडिक्टेबल दिए जाते हैं ना कि जो इंसान अगर ऑप्शन नहीं दिया होगा तो वो वही वर्ड बोलेगा, ऐसा वाला। ठीक है, मतलब अगर ऑप्शन, हाँ मतलब ऐसा है समझो, अगर उन्हें अगर फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऐसा होगा कि अगर आपको ब्लैंक दे रखा है तो उसमें ऑप्शंस हैं, अगर तो उसमें ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा मीनिंग में क्लोज दिए जाएंगे आपको, एरर्स भी इस तरीके के दिए जाते हैं। बिल्कुल, पेपर तो बताया इस तरीके से जाता है। बस यही है कि हम लोगों ने रूल्स पढ़ रहे हैं, वो इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम उस मिसकंसेप्शन को दूर कर सकें जो अभी तक हमने बातचीत में बना लिया है, कुछ वर्ड्स को सीख लिया है कि हाँ ऐसे ही बोला जाएगा, ऐसे वो सारी चीजें हैं। ठीक है, इसका कोई बताना चाहेगा आई एम सो हैप्पी गलत क्यों है? पढ़ेंगे ऑल दो हम लोग आगे। सर आई एम वेरी हैप्पी होगा, आई एम सो हैप्पी। यस, हम बोलते हैं हमेशा आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, आई एम सो हैप्पी, पता है सो के साथ एक्चुअली क्या लगता है, आई एम सो हैप्पी बोल सकते हैं, बट इट शुड बी फॉलोड बाय दैट। आई एम सो हैप्पी दैट आई फील लाइक whatever, I feel like dancing। ठीक है, ये हमेशा इंटेंसिटी। तो एक्चुअली आई एम सो हैप्पी जब बोलेंगे ना, उसका मतलब होता है मैं इतना खुश हूं, तो बताना पड़ेगा कितना। ठीक है, तो यहाँ से बोल रहे हो आप इतना, यहाँ से बोलोगे आप कितना। मैं ऐसे हिंदी में सीखो, बट मैं बता दे रहा हूँ कि सो के साथ आप क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। ठीक है, आई एम सो हैप्पी दैट आई फील लाइक डूइंग दिस थिंग। ठीक है, इसीलिए, लेकिन ऑल्दो बोलते समय इसलिए चल जाता है कि आप बोलते हो ना कि आई एम सो हैप्पी, तो जब ऐसा कि तो बाकी का आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। जैसे आई एम सो हंग्री, तो आपको पता होता है कि अभी मैं कुछ भी खा लूंगा, अभी ले आओ मेरे को, अभी दाल भी खा लूंगा, ऐसा। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो सो के साथ आप दैट लगाते हो बोलने में, इसलिए वाली चीजें थोड़ी एक्सेप्टेबल होती है क्योंकि वहां से आपके एक्सप्रेशन बता रहे थे मेरे ख्याल से आगे की इंटेंसिटी। और लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो सो के साथ में इट शुड फॉलो दैट। और बाकी आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज, तो ये तो है ही बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसलिए वेरी यूज करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए अब इसको समझते हैं फाइनली, रिफ्लेक्सिव को फाइनल करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव हमारे एक्चुअली वो वाले वर्ब्स होते हैं, वो प्रोनाउन है, ठीक है, जो किसी भी वर्ब के बाद में आता है। तो हम बस इतना आसानी से समझ सकते हैं, जैसे आई एंजॉयड माई सेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ। ठीक है, तो वो वर्ब्स जो एक्शन को ट्रांसफर करते हैं सब्जेक्ट की तरफ और वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो ये इनका काम क्या होता है, एक्शन को रिफ्लेक्ट करना वापस से सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, और क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ये आते ही आते हैं। तो अगर कोई किसी ने गलती से उन्हें लिखा नहीं है, आप अगर किसी से बोलते हो कि मैंने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस टू द क्लास, तो अभी ऐसा होता है ना कि हम किसी वर्ब को यूज करना नहीं जानते तो क्या बोलते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ या मैंने क्लास के सामने खुद को इंट्रोड्यूस किया, हेलो मेरा नाम शशांक है। ठीक है, तो मेरे को लगा कि आई इंट्रोड्यूस अगर बोल रहा हूँ उतने से काफी है कि मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। लेकिन इसके यूजेस को अगर हम लोग सही से समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि भाई इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे तब एक्चुअल में इंट्रोड्यूस करना माना जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ ना, आई इंट्रोड्यूस्ड टू द क्लास, तो आपको लगेगा कि यार क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, तब वहां पे बोला जाएगा इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ
टू द क्लास। तो कुछ वर्ब के साथ तो हमें डायरेक्ट दूर से दिख रहा होता है कि यार यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तब तक मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। वो इसलिए होता है क्योंकि हम इसके यूज को हमेशा से जानते हैं। इसको हम लोगों ने क्या है ना, इसको कॉमनली इतना ज्यादा यूज कर लिया है कि हम उसे हिंदी इंग्लिश सब में यूज कर लिया है। तो हमें लगता है कि एंजॉय बस बोल दो, आई एंजॉयड एट द पार्टी भी ठीक है, एंजॉयड द पार्टी भी ठीक है। लेकिन इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यार इट शुड फॉलो एन ऑब्जेक्ट, इट शुड बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आना चाहिए और इसमें हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताइए समझ में आई चीजें यानी कि कहाँ पे यूज करते हैं? तो आपको बेसिकली इस पे ध्यान नहीं देना है कि कहाँ पे यूज करते हैं, वो तो हम वर्ब्स के दौरान देख लेंगे। जैसे इंट्रोड्यूस के साथ आपको पता है, इसके साथ पता है, इसके साथ पता है, अवेल के साथ पता है, ठीक है। अवेल के साथ कैसे यूज करते हैं बताओ जरा, कुछ कोई भी सेंटेंस सुना होगा। अवेल का मतलब पता है ना, अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस ऑफर, मैंने सेंटेंस ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कई बार बोलते हैं कहीं पे कोई डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, सुना है समझे या नहीं? कोई भी सेंटेंस बताओ इजी कैसा भी। हम लोग बैठ के पढ़ रहे होते ना जब मैं बोल रहा हूँ तो able to avail themselves of it. Avail yourself the services. हाँ यस, अवेल योरसेल्फ ऑफ द सर्विसेज। सही है, वो भी आपने भी पहले वाला सही बोला था, ठीक है। अवेल योरसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कोई भी डिस्काउंट चल रहा हो तो अवेल योरसेल्फ ऑफ द ऑफर्स, ऐसा वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो अवेल इज फॉलोड बाय, इसके साथ लगाते हैं हम लोग जनरली, क्योंकि किसी इंसान के लिए बोल रहे थे, ही अवेल्ड हिमसेल्फ द ऑफर, ऐसा वाला कुछ भी, कि किसी इंसान ने अपने लिए खुद को उसके लिए लाभ उठाया किसी मौके का, व्हाटएवर, ठीक है, इसके साथ लगेगा। तो मेन चीज ये कि हमारा उसके ऊपर फोकस नहीं कि कहाँ लगेगा, मेन चीज ये कि अगर कहीं पे अगर कोई एक्शन कर रहे हैं जो अपने ऊपर ही कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव नाउन। तो बताओ जरा मेरे को, सब कुछ समझ में आया नहीं आया, या कुछ और देखे इसके अंदर हम लोग? आवाज आ रही है सबको? अभिजीत, अभिषेक, you guys can hear right? सर तो मतलब जैसे आई एंजॉयड वाला जो था, तो उसमें तो आई एंजॉयड के बाद ऑब्जेक्ट में जरूरी नहीं है कि हमेशा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन ही लगे, बट ये अवेल जैसे वर्ड है उसके बाद रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हाँ ही लगेगा, मोस्टली अवेल के साथ आ जाता है, ये अवेल के साथ आता है, अवेल है ना? के साथ क्योंकि हाँ मुझे लगता है जो भी सेंटेंस सुने होंगे मैंने उसमें भी, तो हाँ आया वही ही मतलब, हाँ जो भी हमने सेंटेंस, वही मैं कह रहा हूँ कि जो भी हम लोग सेंटेंस जनरली देख रहे होते हैं उसमें आ ही रहा होता है इसके साथ में, ठीक है। अवेल योरसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये चलिए। ओके, बाकी लोगों को समझ में आया? डायरेक्शन, डायरेक्शन, मैं नाम सही बोल रहा हूँ ना फिर से? यस, डायरेक्शन, नाइस। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक होता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? देखो ये वही वर्ड्स होते हैं, माई सेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, एक्सेट्रा। देखो वर्ड्स तो वही हैं, लेकिन यहाँ पे इनका एक्शन काम चेंज होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, they emphasize on the noun or pronoun, ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन पे एम्फसाइज करने का काम करते हैं ये, ठीक है। कैसे? जैसे अगर बोलता हूं आई कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है। एम्फसाइज करने का मतलब क्या होता है? किसी बात पे जोर देना, ठीक है।
जब मैं बोलता हूँ आई कंप्लीटेड द वर्क, तो मैंने काम खुद कंप्लीट किया, कैसे बोला जाएगा ये? सर आई कंप्लीटेड द वर्क भी सही है, आई कंप्लीटेड द वर्क माई सेल्फ। ठीक है, अब यस का इसमें बोला जाएगा आई, देखो ज्यादा अच्छा क्या होगा, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, आई कंप्लीट द वर्क माई सेल्फ, ऐसे ही बोला जाता है, बट आई विल प्रिफर आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क। यानी कोशिश करो, हमेशा ऐसा नहीं होता लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि जिस नाउन या प्रोनाउन को आप एम्फसाइज कर रहे हो कि मैंने खुद ये काम कंप्लीट किया, हम जनरली उसके साथ लगा लेते हैं। ठीक है, तो आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, ऑल्दो पहले समय से लगता था हम आगे पीछे कहीं भी लगा लें एक ही बात है, लेकिन आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, दिस इज बेटर। ठीक है, जैसे जॉन हिमसेल्फ इंस्पेक्टेड द हाउस, जॉन ने खुद हाउस को इंस्पेक्ट किया। ठीक है, जॉन ने खुद हाउस का इंस्पेक्शन किया। और देखिए जैसे मैं लिखता हूं, द टाउन इज नॉट वेरी लार्ज। देखो अगर आप किसी शहर पे गए और आपने देखा भी यार यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा मॉल नहीं है, तो ऐसे बोलते हैं ना शहर खुद ही कितना बड़ा है, तो शहर खुद ही कितना बड़ा है, या द टाउन इटसेल्फ इज नॉट वेरी लार्ज। ठीक है, तो ये क्या होते हैं ना, शहर खुद ही, मैंने काम खुद ही किया, जॉन ने खुद ही काम किया, और क्या कहते हैं टाउन खुद ही ज्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बस आपने पहले सेंटेंस लिखा था वो भी करेक्ट था, द टाउन इज नॉट वेरी लार्ज, लेकिन अगर आप इटसेल्फ लगा रहे हो तो आप एम्फसाइज करोगे शहर खुद ही ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ये केवल एम्फसाइज करने का काम करता है, और दिस इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, ओके, तो देखो यार वर्ड्स वही है बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग। और बस यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जरा ये कि अब जो आप लिख रहे हो ना, इसमें एक चीज समझ में आई होगी कि यहाँ पे ये लिखा जाए ना लिखा जाए सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखो वर्ड्स वही है। अब इनके यूजेस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी सारी बुक्स में काफी सारे लोग इसे क्या बता देते हैं कि दे आर सेम, बट दे आर नॉट सेम, और इनसे अगर आप एरर्स कर रहे हो तो वही बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सर, जब तक और हम इस वाले में हम लोग इसको एज ऑब्जेक्ट भी नहीं यूज कर रहे हैं ना। हाँ, इसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर रहे, देखो ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी मौजूद है, आई कंप्लीटेड द वर्क है ना, ये क्या है, ये केवल एम्फसाइज करने के लिए यूज कर रहे हो केवल, और जो भी चीज एम्फसाइज करने के लिए यूज की जाती है वो एक्स्ट्रा होती है हमेशा। मतलब आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हटा दो सेंटेंस तब भी सही है और तुम भी खुश हो। ठीक है, वेरी हटाने के बाद खुशी कम नहीं हो जाएगी, ऐसा नहीं कि भाई, ठीक है, तो वेरी क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है बस। तो ये उसी तरीके की चीज है कि मैंने खुद ही काम किया। कभी कभी ऐसा होता है हमने काम इतना खतरनाक कर दिया होता है कि हम सामने वाले को जरूरी बताना समझते हैं कि यार ये काम मैंने किया है खुद। ठीक है, घर पे होता है कई बार ऐसा। ठीक है, अगर हम घर पे कुछ कर रहे हो तो बताना जरूरी समझते हैं बिल्कुल कि मैंने खुद आज ये वाला काम किया। ओके, तो उस टाइम पे जो हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं कि खुद वाला, कि मैंने खुद ही एक चीज किया, दैट इज माई सेल्फ। समझ में आया? तो वही है कि इसके बिना सेंटेंस गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बट इट इज एन एक्स्ट्रा। नाउ द थिंग इज कि हाउ डू यू रिकग्नाइज। देखो रिकग्नाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम लोग एरर निकाल रहे होते हैं ना, किसी चीज में एरर को कर रहे हैं, देन वी शुड नो एवरी वर्ड, एक एक शब्द पता होना चाहिए कि भाई क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तभी तो कर पाएंगे सही से। और सारा खेल जो हम खेल रहे हैं सारा इसी के लिए कि सारे हम एक एक वर्ड को समझ पाए कि कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। अगर वर्ब के बाद आप यूज कर रहे हो, ठीक है, माई सेल्फ या कोई भी ऐसा, वो आपको, तो वर्ब के बाद डायरेक्ट जो आता है वो क्या होता है आपका, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और जनरली नाउन या प्रोनाउन के बाद जो आता है वो आपके क्या हो जाएगा, एम्फेटिक, एम्फसाइज करने का। ठीक है, ये दिस इज द डिफरेंस। ओके, सेंटेंस लिखता हूं मैं। I saw, या I नहीं भी लिख दीजिए, we saw the Prime Minister himself। सेंटेंस के बारे में कुछ बताइए। सर यहाँ पे himself emphatic pronoun है,
क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर इज अ नाउन और सिर्फ द प्राइम मिनिस्टर वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर भी होता तो भी इट वाज अ कंप्लीट सेंटेंस. कंप्लीट सेंटेंस. यस, वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर भी ठीक है, और दिस इज आल्सो सी. और ये सबको पता चल रहा है कि हिमसेल्फ एम्फसाइज कर रहा है किस पे? प्राइम मिनिस्टर पे, है ना? ये समझ आ रहा है सबको? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा था कि इसकी जगह आवर्सेल्स आना चाहिए? नहीं, किसी को भी नहीं? सही है, पक्का है था? पक्का. नीचे जितने भी सारे लोग हैं यहाँ पे, सुशांत, शुभम, संजीत, साक्षी एंड प्राप्ति, पोष्या, निरंजन, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा था किसी को आवर्सेल्स आएगा? ऐसा तो नहीं था ना? चलो फिर तो ठीक है. नहीं, कूल. देखो इसमें क्या होता है ना, बिल्कुल सही. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा था? वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ. जब ऐसे बोलते हैं ना, हमने स्वयं प्रधानमंत्री को देखा. ठीक है, वी सॉ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ. तो दिस इज एम्फसाइजिंग ऑन प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, तुमने देखा वो तो ठीक है, अभी इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, देखते तो तुम हो ही पूरी दुनिया को. लेकिन तुमने जिस पर्सन को देखा, तो एट टाइम्स हमें क्या होता है, उस पर्सन पे एम्फसाइज करते हैं कि नहीं भाई वही था, अभी दाढ़ी वाड़ी लगा के कोई और नहीं आ गया था. ओके, तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग एम्फेटिक, जो आप एम्फसाइज करते हो नाउन या प्रोनाउन पे. ठीक है, तो दिस इज एम्फेटिक प्रोनाउन. आ गया समझ में? ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया. तो जहां पे भी आप एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हो सब्जेक्ट के ऊपर, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और जहां पे आप एम्फसाइज करते हो नाउन या प्रोनाउन पे, दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन. तो दीज आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोनाउंस. चलिए, कोई सवाल है यहाँ पे? कोई भी चीज जो क्लियर ना हुई हो तो समझते हैं. सर यहाँ एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि सेंटेंस वैसे भी सही लगता है. एक्चुअली एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम क्या होता है ना, जैसे एंजॉय जैसे वर्ड होता है, जैसे उस पे वाली चीज आ जाती है, इंट्रोड्यूस वाले वर्ड्स हैं. ठीक है, ये वाली चीज अवेल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग और हाँ बोलिए बोलिए, यू आर सेइंग समथिंग. हेलो सर वो वाला तो समझ में आ गया, मैं एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में पूछ रही हूँ. अच्छा, एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में क्या? इसमें एरर डिटेक्शन. एरर डिटेक्शन तो इसमें तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब सेंटेंस तो वैसे भी सही लगता है देखने में. तो वैसे भी सही है. एरर अगर आप डिटेक्शन में फिर अच्छा, आप क्या कह रहे हो इसमें? मैं आपको बताता हूँ. देखो क्या होता है, हम रूल्स पढ़ते हैं. सर इसमें ठीक है, किस रूल्स टाइप से एरर डिटेक्ट करेंगे? इसमें एरर डिटेक्शन बहुत कम आता है. इसमें इस तरीके से नहीं आएगा. इसमें बच्चों वाले क्वेश्चन बनते थे पहले. ठीक है, कैसे बनते थे कि जैसे क्या करेंगे, आई लगा देंगे या फिर वी लगा देंगे, वी डिड दिस थिंग माई सेल्फ. ठीक है, या फिर तो ये वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं हम लोग कि हम ही के साथ में हिमसेल्फ ही लगाना है यार, ही के साथ हरसेल्फ नहीं लगाना. ठीक है, एक तो तरीका ये होता था कि ही के साथ आप हरसेल्फ नहीं लगाओगे. ठीक है, तो ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, इस तरीके के नहीं आते. देखो कई बार क्या होता है ना, हम रूल्स केवल इसलिए नहीं पढ़ रहे होते कि हम एरर निकालें वहां पे कि क्या गलत है, यहाँ पे काट दें हम लोग. ठीक है, कई बार रूल्स, कई बार चीजें हमें इसलिए भी पढ़नी पड़ती है कि हमें पता चले कि इस वाले पार्ट में एरर नहीं है, ये यहाँ पे माई सेल्फ क्या काम कर रहा है. अगर हमने केवल रिफ्लेक्सिव पढ़ा होता तो अगली बार अगर आप माई सेल्फ लिखा देखते तो यू वुड हैव बीन कंफ्यूज्ड कि यार ये रिफ्लेक्सिव यहाँ पे वर्ब के बाद तो लिख नहीं रही है क्या फिर. ठीक है, लेकिन अब आपको पहचान पाओगे सेंटेंस हाँ कि क्या काम कर रहा है. इट्स नॉट लाइक कि एरर ही आना चाहिए उसमें. खेल यहाँ पे ये कि हमने जो लिखा वो पता चलना चाहिए कि काम क्या कर रहा है. राइट, चलिए ओके, तो आगे बढ़ा जाए. समझ में आया ये सबको यहाँ पे? ठीक है, इस पे क्वेश्चन और देख लेता हूँ, मैं बताता हूँ कैसा आता है. ऑल द क्वेश्चन. अच्छा, एक चीज और, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं मैं. Keep yourself away from bad company. Comment on this sentence. मैं चाहता हूं आप इसके बारे में कुछ बताएं. ये सही है, कुछ करना चाहिए इसमें, या क्या किया जाए? सभी लोग मतलब सभी लोग, जस्ट गिव योर ओपिनियन. व्हाट डू यू थिंक एवरीवन? ठीक है,
और कनेक्ट करो जरा, बताओ मेरे को सारी चीजें, बताओ कि क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, और गिव मी योर ओपिनियन। सही है तो सही है, नहीं है तो क्या नहीं है। ओके, गर्व थिंग्स इट इज करेक्ट। निरंजन, मंजू, जल्दी टाइप करो तो, सबके पास है ना कीबोर्ड, तो टीवी पे तो नहीं चलाया किसी ने। तो सब सही लग रहा है देख देख के तो सही लग रहा है ना। हाँ। पता है जब सब टाइप नहीं कर रहे थे तो मेरे को लग रहा था टीवी पे चल रहा है शायद। तो अभी आवाज कम ज्यादा कर सकते हैं बस। सर क्योंकि ना जब टाइप नहीं कर रहे थे तो सोच रहे होते हैं। सारे लोग नहीं सोचते ना, तो सारे लोग इतनी देर तक सोचते हो, साथ में तुम लोग सोचते रहते हो पूरी टाइम। सर अच्छा जब हम बोलते तो आपको पता चलता है कौन बोल रहा है? यार मैं यहाँ पे स्क्रीन जब यहाँ से थोड़ा नीचे करता हूँ ना, देन आई गेट टू नो अनुष्का बोल रही है ऐसा। तो ये थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे करूँ तब पता चलता है, और अगर मैं स्लाइड थोड़ा नीचे रखा करूँ, नीचे रखूंगा वो ज्यादा सही, करेक्ट। तो इसीलिए मैं ना कई बार ऐसे नीचे करता हूँ, फिर पता चलता है अनुष्का स्पीकिंग, फिर कोई और बोल रहा है। जैसे भी थोड़ी पहले डायरेक्शन बोली थी तब पता चला था मेरे को ऐसा। ओके सर इसमें हम keep away from bad यस आई सॉ योर, यस दीप्ति ने यहाँ पे एक आइडिया दिया है यहाँ पे कि वी विल डू दिस, यस बिल्कुल सही। यहाँ पे कीप अवे योरसेल्फ, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं साक्षी, इस तरीके से नहीं होगा। ये जो सेंटेंस है इसमें हम लोग एक्चुअल में योरसेल्फ लगाते ही नहीं है, ठीक है। कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, और ये वो चीज है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, कि जो हमारे बोलने में इतना ज्यादा आ गया है और हमें लगता है कि भाई सही यही है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपको जो एग्जाम में मिलेगा ना सेंटेंस, मैं बता रहा हूँ ना कि जो बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं वो मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, इस तरीके से अगर लिखा होगा तो कई बार एरर ये लग जाता है हमें कि यार यहाँ पे तो कीप अवे योरसेल्फ आना चाहिए, कीप योरसेल्फ अवे ऐसा, ठीक है। तो बस सिंपल है, अगर सेंटेंस में ही लिखा है तो आपको ये हटाना है। क्यों है? क्योंकि मतलब तब भी तो सेंस तो पूरा ही बन रहा है ना, कीप योरसेल्फ अवे, तुम पता है अपने क्या, आप को बैड कंपनी से दूर रखो। अच्छा ये इसका सेंस बन नहीं रहा है एक्चुअली, इसका सेंस हमें समझ में आ रहा है, ऐसा है। एक एग्जांपल देता हूँ और, ठीक है, मैं बताता हूँ कि कितना ऐसा है। इसे सेंटेंस में यूज करो जरा, छोटे से सेंटेंस में यूज करके दिखाओ कैसे यूज करते हो आप लोग, सब लोग अलग अलग। You must try to cope up. You must try to cope up with the class. You must try to cope up with the stress, बोल दें। बाकी लोग बताएं कैसे यूज करेंगे। Give your Sir, opinion. we need to cope up with this situation. मतलब cope के साथ up with ही लगता है। ठीक है। पता है मैं इसी चीज की बात कर रहा था, जैसे कीप अप, मैंने कहा ना हमारी समझ में ही आता है। नो साक्षी थोड़ा और सोचो, यू नो समथिंग की एक चीज नहीं होती लेकिन वो चीज विद नहीं है। वो चीज है बिना अब के भी सेंटेंस बन रहा है वैसे तो, बिना अब के नहीं, एक्चुअली अब के बिना ही बनता है। अब इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, कोप विद द स्ट्रेस, ठीक है। कोप के साथ अगर आप अप लगा रहे हो आपका सेंटेंस गलत हो रहा है पूरी तरीके से। कोप इज नॉट फॉलोड, कोप डज नॉट, कोप इज नॉट फॉलोड बाय अप। सर ये पता है, ये पूरी तो हमारी दुनिया यूज करती इंग्लिश की टीचर भी स्कूल में कोप अप है। ही बोलती थी। आई नो। और पता है ये मेरे अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई ना, इफ आई सी समवन स्पीकिंग तो मेरे को लगता है बीच में रोक दूं, अप नहीं होता यहाँ पे, ओके। तो अभी ऐसा होता है कि मैं बात कर रहा हूँ और किसी से भी फोन पे बात हो रही है तो लोग अपने फ्लो में बोल जाते हैं और अपनी बात बता रहे होते हैं। आई टेंड टू स्टॉप देम कि यार यहाँ पे अपनी होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि यार बात सुन लो पहले। तो ऑल्दो मैं इस चीज को अवॉइड करता हूँ, बट स्टिल यस। सर एक्चुअली मैंने ना कल 2 सेंटेंसेस पढ़े थे और उनमें से बताना था कि कौन से 2 सेंटेंस, दोनों में से कौन सा सही है। तो पहला सेंटेंस था कि ही इज मैरिड विथ अ डॉक्टर, और दूसरा सेंटेंस था ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर। सर इसलिए टू अ डॉक्टर ही सही होगा। हाँ। और सर अगर ऐसा होता है कि शी एंड ही बोथ आर मैरिड विद, तो अगर इसमें आगे हम कुछ भी जोड़ते हैं बट मैरिड विद की जगह सिर्फ टू ही आएगा, टू अ डॉक्टर।
हाँ सर उसके ये तो साथ कंफ्यूजिंग हो जाता है कि एकदम से हमें एरर कैसे पता लगाना है, क्योंकि हमने नाउन्स या प्रोनाउंस में इतने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, तो फिर एकदम ना ऐसे अगर कोई सिंपल सा भी सेंटेंस आ जाए ना, तो उसमें हमारा माइंड ऐसे लगने लग जाता है कि कहीं इसमें कुछ ऐसा तो नहीं जो हमने पढ़ाया था और उसमें हो कुछ, नहीं 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 तो नहीं ऐसा नहीं, ये होता है। एक्चुअली ये जब आप मैरी वर्ड यूज कर रहे हो यहाँ पे और इसके साथ आगे टू या विद की बात चली, दिस इज अबाउट प्रीपोजिशन, और हमारे पास इसके ऊपर होता है, ठीक है, कि हमें पता चलना चाहिए हमने इसे यूज किया अभी तक या नहीं किया। अगर यूज किया हम लोग सही तरीके से तो तुम सही लिख पाएंगे, ठीक है। राम मैरिड सीता, राम वॉज मैरिड टू सीता, ठीक है। तो अब आप जब ये जैसे मोस्टली जब वहां पे लिखा होता है ना राम मैरिज सीता, दिस कोई भी डेट अगर दी गई होगी इस दिन ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम मैरिज सीता, मैरिज टू और ये भी कुछ नहीं आएगा, तो डायरेक्ट ऐसा आएगा। इवन जैसे इन्फॉर्मेशन अगर दी जाती कि उस दिन ऐसा होने वाला है कि उनकी शादी उस दिन है, तो राम मैरिज सीता ऑन दिस डे, ऐसा होने वाले मतलब करने वाले हैं। राम वॉज मैरिड टू सीता, ठीक है, तो इसके बाद टू लगाएंगे, तो विद हमें सुनने में उस टाइम पे सही लग रहा होता है, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। और मेन चीज ये कि अगर एक बार आपने पढ़ लिया ना, जैसे हम लोगों ने वर्क की बात कर रहे हैं, जैसे मैं बताता हूँ क्या होता है, आपको एक दिन चाहिए होता है, बस उस दिन के बाद चीजें बदलनी शुरू हो जाती है। जैसे अभी क्या था, एक आज हम लोगों ने ये पढ़ लिया, नाउ आफ्टर दिस यू विल लाइक कीप इन योर माइंड कि भाई कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि यार इसके बाद योरसेल्फ नहीं लगाना है। अब आपको पता चल गया अभी अभी कि कोप के साथ अच्छा अब नहीं लगता, चलो ठीक है नहीं लगाएंगे, तो कोप विद द स्ट्रेस, अब आप ऐसे यूज करोगे। तो बिल्कुल ही इस तरीके का स्ट्रेस लेने की तो जरूरत है ही नहीं कि हमें पता कैसे लगेगा, हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ इसीलिए रहे हैं कि ताकि हम धीरे धीरे करके एक एक शब्द को सीख सकें कि क्या कहाँ पे यूज करना है, क्या कहाँ पे यूज नहीं करना। तो दोनों सेंटेंस में तो आपने लगा दिया था सही दीप्ति? सर नहीं लगाया था मैंने सही, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने उसका आंसर देख लिया था नहीं और ये चीज देखो ऐसा होता है ना, ये चीज ऐसी है जो शायद मैं भी करता हूँ और सब लोग करो, जब आप कोई भी एरर सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो हमारे पास दो चीजें आती है यार, एक तो हमने क्वेश्चन देखा और उसका समझ में नहीं आया, फिर उसके बाद हमने ऑप्शन उसका सॉल्यूशन देख लिया और फिर हमने खुद को बोल दिया यार कुछ पता ही नहीं मेरे को तो, ठीक है। दूसरा है कि हमने सॉल्यूशन देखा कि यहाँ पे हमें ये लगाना है कि यहाँ पे इस चीज को लगाना है कि यार इसके साथ टू नहीं आएगा, विद आएगा, विद नहीं आएगा, टू आएगा, और नेक्स्ट टाइम हम नए रूल की तरफ से याद रख लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम उसे याद रखेंगे ऐसा वाला। तो वही उतना ही पॉजिटिव नोट के साथ लेना है उसे, और जितने भी नए क्वेश्चन देख रहे हो ना, मतलब बी ग्रेटफुल कि नए क्वेश्चन देख रहे हो ताकि आपको नई चीज पता चल रही है, और नेक्स्ट टाइम एक और पॉसिबिलिटी क्वेश्चन गलत होने की कम हो गई वहां से, कि अगर आप इससे कहीं और करोगे तो आप पक्का सही कर दोगे। उतने पॉजिटिव नोट के साथ लेके चलो आगे, ठीक है। ये गलती ज्यादातर लोग करते हैं और ये मेरी क्लास में कोई भी नहीं करना चाहिए वाली गलती, ठीक है। आराम से कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो, हाँ सर अगर ऐसा हो कि आई अग्रीड विथ हिम और आई अग्रीड टू हिम, तो विथ हिम ही लगेगा या टू हिम यूज अच्छा करेंगे? देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप वर्ब यूज कर रहे हो ना अग्री, ठीक है, तो अग्री के साथ में वर्ब जो आएगा वो फिक्स्ड ही आता है, ऐसा नहीं आई एग्री टू आएगा एग्री जाएगा, ठीक है। इसमें दो अलग अलग चीजें होती हैं। आपने क्या देखा था अग्री के साथ में, मतलब सेंटेंस क्या था? सर ये तो मैंने अभी खुद ही बनाया है, ये तो मैंने कहीं नहीं लिखा, ये तो मेरे माइंड में भी आ गया तो इसलिए मैंने पूछ लिया। अच्छा देखो कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग बहुत सारे वर्ब्स पढ़ते हैं, तो कई बार क्या होता है कि अग्री के साथ टू कब आएगा और विद कब आएगा, ठीक है। एक होता है आई अग्री विद द पर्सन, आई अग्री टू हिज आइडिया, ठीक है। दो अलग अलग तरीके की चीजें होती है कि एक बार आप इंसान की बात कर रहे होते हो, ठीक है, और एक बार आप बात कर रहे होते हो किसी चीज की, किसी आइडिया की, या फिर मतलब दो चीजें, थिंग एंड अ पर्सन, ठीक है। तो उससे भी फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा, पता है चीज। तो इसमें हम चाहे तो लिख सकते हैं इसे, अगर लिख रहे हो तो ऐसे लिखते चलो, डोंट वेट फॉर द प्रीपोजिशन चैप्टर की तब लिखें, क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा है और सब लोग इसे यूज करते हो। अग्री विद यूज करते हो व्हेन यू अग्री विद अ पर्सन, ठीक है, एंड अग्री टू, ठीक है, कोई भी आइडिया बोल सकते हो, ठीक है, idea, thought, plan, whatever you want to say, ठीक है। Person, I agreed with him, yeah, I agree with him, ठीक है, I agree to what he's saying, ठीक है। ओके सर, तो सर मतलब हमें ये देखना है कि अगर हम किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो उसके साथ हम विथ यूज करेंगे, और अगर कोई भी इनएनिमेट थिंग है, थॉट है या कोई भी बिलीफ है
तो हम Yes. टू यूज करेंगे। टू यूज और करेंगे। सर एक और डाउट है मेरे को कि अगर एक सेंटेंस ऐसा है कि आई वेंट अलोंग विथ हिम और आई वेंट अलोंग हिम, तो अलोंग हिम होगा या अलोंग विथ हिम होगा? Along with. अलोंग विथ, I अलोंग went हिम से along. कुछ नहीं होता। नहीं, along with. I went along the road is fine. ओके, ठीक है। अच्छा, मतलब दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन व्हाट वी आर या यूजिंग। देखो, वर्ब को बहुत तरीके से यूज करते हैं और ये ख्याल से यहाँ पे जितने भी हम सब लोग यहाँ पे सब लोग इस चीज को समझ लो यार, नोट कर लेना। सर एरर का पता नहीं चलता है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे टेंशन मतलब एरर पता करने के लिए हम पता कर लेंगे। देखो वर्ब ये ऐसे है कि सारे हमारे जान पहचान के शब्द हैं। अग्री यार हम बहुत बार यूज करते हैं ऐसे, ठीक है। आज हमने सीख लिया कि अग्री पर्सन के साथ लगेगा, अग्री टू इसके साथ लगेगा, तो बस ये इस तरीके से काम करता रहेगा आगे, तो ऐसे टेंशन वाली कोई बात ही नहीं इसमें। और अभी कौन सा वर्ड यूज कर रहे थे हम लोग, कौन सा बता रहे थे आप, कुछ और बता रहे थे? अलोंग। अलोंग, हाँ ठीक है। तो ये है कि हम लोग इसको यूज करते रहेंगे। अगर आपको ऐसे वर्ड मिलते भी रहे तो भी मेरे को बताते रहो, तो हम उसे डिस्कस करते रहेंगे, ऐसा है, ठीक है। तो बाकी जब हम लोग सेंटेंसेस करते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते ही रहेंगे और बस हमें धीरे धीरे दिन ब दिन हर दिन में पता चलती रहे नई चीजें। और अल्टीमेटली तैयारी का मतलब यही है ना कि हमें धीरे धीरे सारी चीजें पता चलती रहे और लास्ट में फिर हम उस चीज को अचीव कर लेंगे जहाँ पे हमें चीजें ज्यादातर सही निकलनी शुरू हो जाएंगी हमारी। तो टेंशन मत लो, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे आराम से, ठीक है। बस जो हम लोग लिख रहे हैं, जैसे हमने अभी इसे डिस्कस किया, जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपी और अगली बार याद रहना चाहिए, है ना, सभी लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पे। यस सर जो एकदम देना कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम बैड कंपनी, तो यहाँ पे योरसेल्फ नहीं लगे क्योंकि उसके नेक्स्ट एक प्रीपोजिशन है अवे है। अगर हम लोग ऐसा बोले कीप योरसेल्फ बिजी, वहां पे तो ये एप्लीकेबल होगा। हाँ हाँ देखो बात हो रही कीप अवे की, कीप अवे अकेला काम करता है, ये चीज है, कीप अवे फ्रॉम द फेंस, कीप अवे फ्रॉम दिस थिंग, ठीक है। और आई केप्ट हिम बिजी, जैसे बोलते ना, आई केप्ट हिम बिजी, कोई गलत नहीं है इसके अंदर, कुछ भी गलत नहीं है। जब आप यहाँ पे ये लिख रहे हो हिम बिजी, तो आपने अगर खुद को बिजी लिखा तो क्या बोलोगे, आई केप्ट माई सेल्फ बिजी, आई केप्ट माई सेल्फ इन्वॉल्व इन समथिंग। जहां भी आप देखो ऑब्जेक्ट लगा रहे हो वहां तो लग सकता है, नो प्रॉब्लम, वहां तो माई सेल्फ आएगा ही आएगा यार, ठीक है। जहां पे आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, जहां कोई और ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, हाँ वहां पे ये चीज आएगी ही आएगी, ठीक है। चलो इतना रखते हैं आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम, मुझे लग रहा है कि हम पहले कुछ एग्जांपल और देख लेंगे रिफ्लेक्सिव के कि किस तरीके से यूज किया जाए, तो जिसको भी जरा सा भी समझ में नहीं आया, वैसे समझ में आया सबको, बाकी लोग जितने भी हैं, अभिषेक, अनमोल? सर समझ तो आया, लेकिन वही एग्जांपल्स थोड़े करेंगे ना तो और क्लियर होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर ये टॉपिक देव इज नॉट स्पीकिंग टुडे, राइट? देव कितना दिन से चल ही रहा है सर। क्या चीज? नाउन प्रोनाउन कब खत्म होगा सर? अरे यार प्रोनाउन हमें बस करना है, बस हमें ज्यादा इतना एक्चुअली हमारी बातचीत में ज्यादा खिंच गई, इतना लंबा चलना नहीं था, तो हम जल्दी करते हैं। डेली न्यू टाइप्स आ रहे थे। आई नो, मेरे को पता है कि ऐसा होता है कि हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करते रह रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मैं इस चीज को एक एग्जांपल के साथ थोड़ा सा और देख लेंगे इसे, ऐसा है, ठीक है। तो बस हमारा प्रोग्राम तो होने वाला है, दो क्लास में कंप्लीट कर लेंगे हम इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनरली जैसे एरर डिटेक्शन के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो मतलब क्या क्या पढ़ ले हम एरर डिटेक्शन के लिए कि वो पार्ट हमारा सही हो जाए? देखो सबसे पहले, ये बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा, हम लोग अभी प्रोनाउंस कर रहे हैं और मैं इसी उसमें चलूंगा कि हम सबसे पहले वाले टॉपिक करें कि अगर हम एग्जाम जल्दी से दें या मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं तो क्वेश्चंस होने शुरू हो जाएं। देन हम आर्टिकल्स करेंगे, देन आई गेस आई विल स्टार्ट विद वर्ब्स। देखो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव ज्यादातर पार्ट हमें थोड़ा बहुत पता ही होता है, ठीक है, वरना हम इसके बीच में इसके साथ एडजेक्टिव भी कर सकते हैं, देन वर्ब्स एंड एडवर्ब्स, ठीक है। और अगर मुझे पता चलेगा कि आपको टेंसेस में दिक्कत है, टेंसेस किस तरीके का है, मुझे वर्ब के टाइम पे थोड़ा पता चल जाएगा, तो हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे साथ में। ये टॉपिक तो करने ही करने होते हैं, ऐसा है, ठीक है। प्रोनाउंस हमारा हो चुका, उसके बाद हम लोग आर्टिकल्स करेंगे, आर्टिकल्स भी जल्दी करेंगे, 3-4 क्लास में हो जाना चाहिए आर्टिकल्स, ठीक है। फिर वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड टेंसेस, उसके बाद आप सारे मिसलेनियस क्वेश्चन कर सकते हो। एरर डिटेक्शन में प्रीपोजिशन नहीं आते? प्रीपोजिशन तो आते ही है। प्रीपोजिशन तो वो चीज है जो हम देखो, प्रीपोजिशन के बिना हम कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस बनाते ही नहीं करते। हाँ वो एग्जैक्टली, वो तो इट्स लाइक हमारे जब पढ़ रहे हैं ना, वो पूरे इस दौरान चलता ही रहेगा प्रीपोजिशन। तो
जैसे अगर हमने अभी उसको अलग अग्री के चीज होती है। अलग से पढ़ाएंगे, अलग से कुछ देखो, अलग से बहुत ही स्टैटिक से वर्ड होते हैं कि यार ओवर कहाँ पे आएगा और ओवर और अबव में डिफरेंस क्या है, ठीक है, यस सर, यस सर। कि बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है, ठीक है, इस तरीके की चीजें आती है इसमें, और ये मतलब जो रूल्स उसके अंदर बुक में लिखे होते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं कि भाई एग्री के साथ क्या आना चाहिए, विद आना चाहिए, टू आना चाहिए, ये मतलब है आया समझ। तो ये चीज तो ऐसी है कि प्रपोजिशन वाली वो तुम्हारी साथ में चलती ही रहेंगी। और ठीक है। या चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, इसको आगे बढ़ाएंगे और नए टॉपिक की तरफ भी बढ़ना है हमें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जहां तक है इसे रिफ्लेक्सिव और इसको समझने के बाद विल स्टार्ट विद रिलेटिव प्रोनाउंस। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोग जो लिखा है पढ़ा है उसे एक बार देख लेना, कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो बताइएगा, देन हम डिस्कस करेंगे फिर से। चलिए, थैंक यू गाइस।